नमस्कार, प्रणाम, अदा। हमेशा की तरह आज फिर हम आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक किसी प्लान रिलेटेड टॉपिक नहीं है। आज मैं किसी कंपनी के किसी इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक मेरा कुछ हट के है, लेकिन टॉपिक तो है इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड। दोस्तों, आज हम जिस हंसियत का चर्चा करने जा रहे हैं उनका नाम है हर्षद मेहता। दोस्तों, इनको शेयर बाजार का हीरा कहा जाता है। जिस तरह से क्रिकेट में सचिन को भगवान माना जाता है, उसी तरह से शेयर बाजार में हर्षद मेहता को भगवान माना जाता है। जिस तरह से क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को मिस्टर भरोसेमंद बोला जाता है, उसी तरह से हर्षद मेहता को शेयर बाजार में मिस्टर भरोसेमंद बोला जाता है। जिस तरह से फिल्मी दुनिया में अमिताभ बच्चन का जो नाम है, उसी तरह से शेयर बाजार में हर्षद मेहता का नाम है। जैसा कि हम उम्मीद रखते हैं कि शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो हर्षद मेहता का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग इन बातों को जानते हैं कि हर्षद मेहता का देहांत क्यों और कैसे हुआ। दोस्तों, सबसे पहले मैं हर्षद मेहता की जीवनी के बारे में चर्चा करूंगा। उसके बाद हर्षद मेहता का काम करने का तरीका क्या था, कैसे काम करते थे, उसके बारे में चर्चा करूंगा। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि हर्षद मेहता के साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ। दोस्तों, हर्षद मेहता एक काफ़ी साधारण परिवार में पैदा लिए थे। गुजरात के राजकोट में उनका जन्म हुआ था। शुरुआती उनकी पढ़ाई गुजरात के राजकोट में ही हुआ। उसके बाद वो हायर पढ़ाई के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में गए। वहाँ से उन्होंने बीकॉम की डिग्री हासिल किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक लोग पढ़ लिख करके नौकरी के लिए बड़े टाउन में ही जाते हैं। हर्षद मेहता भी वैसा ही किए। उन्होंने रोजी रोटी के तलाश में मुंबई को अपने लिए सही माना। वो मुंबई चले गए। मुंबई जाने के बाद उन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर को स्टार्ट किया। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में उन्होंने बतौर सेल्समैन का काम स्टार्ट किया। कुछ दिन तक उन्होंने इस नौकरी को किया। उसके बाद वो नौकरी चेंज करते रह गए। बहुत प्रकार की कंपनियों में उन्होंने बहुत प्रकार की नौकरियां की। उनका जो लास्ट नौकरी था वो किसी ब्रोकर के अंदर में वो नौकरी करते थे। ब्रोकर के पास नौकरी करते करते ब्रोकरी का सारा गुण उन्होंने सीख लिया। जब ब्रोकरी का सारा गुण उन्होंने सीख लिया तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं मैं भी ब्रोकर बनूं। कितना दिन मैं दूसरे का नौकर बना रहूँगा, मैं मालिक कब बनूंगा। तो उन्होंने क्या किया, शेयर बाजार का मेंबरशिप लेने के लिए अप्लाई कर दिया और ऊपर वाला के दया से कुछ दिनों में ही उनको शेयर बाजार का मेंबरशिप मिल गया। शेयर बाजार का मेंबरशिप आने के बाद वो खुद इन्वेस्ट करते थे और देखते ही देखते दिन दुगुनी रात चौगुनी की रफ्तार से उनका ग्रोथ होना शुरू हो गया। हर्षद मेहता के पास पैसों की बारिश होने लगी। जिस तरह से बारिश के मौसम में बारिश होता है धरती पर, उसी तरह से हर्षद मेहता का शेयर पैसों का बारिश करने लगा। वो जिस शेयर को छू लेते थे ना, वही शेयर ग्रोथ कर जाता था। हर्षद मेहता का जीवन काफ़ी अच्छा चला आ रहा था। वो काफ़ी पैसा कमा रहे थे। इतने पैसा कमा रहे थे कि वो अच्छे अच्छे मकान ले लिए थे। उन मकानों में काफ़ी कीमती गाड़ियों का लाइन लग गया था।
कुछ नेताओं को चंदा भी चुनाव लड़ने के लिए देना शुरू कर दिए थे। यानी कि हर्षद मेहता का जीवन काफ़ी खुशीपूर्वक गुजर रहा था। उनके ऊपर पैसों की बारिश हो रही थी। लेकिन तब तक हर्षद मेहता मुंबई के दलाल स्ट्रीट तक ही सीमित थे। उनका लोग नाम मुंबई शेयर बाजार के दलाल स्ट्रीट जो था वहाँ और उनके अगल बगल के लोग ही जानते थे कि हर्षद मेहता कौन है और हर्षद मेहता कितना अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, कितना अच्छा कमाई कर रहे हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एसीसी सीमेंट के कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया। जब हर्षद मेहता एसीसी सीमेंट के शेयर को खरीदे तो उस समय तक शेयर का कीमत मात्र 200 पर शेयर था। लेकिन हर्षद मेहता के शेयर खरीदते ही उस कंपनी का शेयर 9000 हो गया। यानी कि पर शेयर प्राइस 200 से 9000 हो गया। यानी कि ग्रोथ 8800 पर शेयर ग्रोथ। मान सकते हैं कि ग्राफ कैसे गया होगा। हर्षद मेहता का शेयर खरीदते ही ग्राफ सीधे ऐसे चला गया। यानी कि मान सकते हैं कितना बड़ा छलांग था वो। यह छलांग होते ही हर्षद मेहता अब देश के नजरों में आ चुके थे। दोस्तों, हर्षद मेहता का ग्रोथ करने का मेन कारण क्या था कि हर्षद मेहता के कामयाबी को देखते हुए जो शेयर हर्षद मेहता खरीदते थे उसी शेयर को और लोग भी खरीद लेते थे। क्योंकि दुनिया है नकल करने का। एक लोग जो करते हैं वही दूसरा लोग भी करना पसंद करते हैं। तो हर्षद मेहता के कामयाबी को देखते हुए दूसरे लोग भी हर्षद मेहता का नकल करते थे, जिसके कारण और भी हर्षद मेहता कामयाब हो जाते थे। तो एसीसी सीमेंट के शेयर के कामयाबी को देखते हुए अब हर्षद मेहता कुछ मुंबई के लोगों में ही नहीं, भारत देश के लोगों में प्रचलित हो गए थे। उनको हर्षद मेहता को शेयर बाजार का बादशाह कहा जाने लगा। शेयर बाजार का कोहिनूर कहा जाने लगा। यानी कि हर्षद मेहता जिस शेयर को छूते थे वही शेयर छलांग लगा जाता था। यानी कि हर्षद मेहता का नाम भारत देश ही नहीं विदेशों में भी छा गया। यानी कि हर्षद मेहता के कारण भारत देश शेयर बाजार के क्षेत्र में काफ़ी ऊंचाइयों को छू रहा था। जो लोग दलाल स्ट्रीट मुंबई का नाम नहीं जानते थे वो अब नाम जानने लगे थे, विदेशी लोग, हर्षद मेहता के कारण। लेकिन दोस्तों, जो लोग अच्छा करते हैं उनके नकल करने वाले भी बहुत अच्छे लोग भी होते हैं और बहुत बुरे लोग भी होते हैं। और अच्छाई जब होता है तो आप कुछ लोगों के नज़रों में गड़ने भी लगते हैं कि फलना इतना आगे कैसे बढ़ रहा है। तो उसी का नतीजा है कि एक पत्रकार जो टाइम्स ऑफ इंडिया की थी, जिसका नाम था सुचेता दलाल, उन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया कि हर्षद मेहता का कामयाबी का कारण क्या है। वो हर्षद मेहता के पीछे पड़ गई और हर्षद मेहता को इन बातों का कानों कान जानकारी नहीं था। हर्षद मेहता अपने काम में मगन थे, अपने कामयाबियों को लगातार लंबी ऊंचाई पर पहुंचा रहे थे। और टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल उनकी इन्हीं कामयाबियों के पीछे लगी हुई थी कि कामयाबियों का कारण क्या है। वो कारण जानना चाहती थी कि हर्षद मेहता क्यों कामयाब हो रहे हैं। तो हर्षद मेहता आगे आगे
सुचेता दलाल पत्रकार पीछे पीछे। दोस्तों, उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी देश में। देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और देश के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस समय दोस्तों 1990-92 का समय था। देश में काफ़ी उथल पुथल चला रहा था। देश आर्थिक स्थितियों से जूझ रहा था। मंदी का युग था। सरकार काफ़ी परेशान थी। सरकार प्राइवेटीकरण के ऊपर ध्यान दे रही थी, प्राइवेटीकरण को बढ़ावा देना चाहती थी जिससे कि देश का स्थिति कुछ सुदृढ़ हो सके। लेकिन सरकारी नौकरी करने वाले लोग नहीं चाहते थे प्राइवेटीकरण को, क्योंकि सरकारी नौकरी करने वाले लोग सरकारी नौकरी में अपने आप को सेफ मानते हैं और 90% लोगों को सरकारी नौकरी में अच्छा खासा घूस मिल जाता है। सरकारी नौकरी में लोग काम करे चाहे नहीं करे, समय पर पैसे मिल जाते हैं। अगर समय पर नहीं भी मिले तो आगे पीछे 1 रुपया भी कटिंग नहीं होता है, सारा पैसे मिल जाते हैं। सरकारी नौकरी में काम का कोई प्रेशर नहीं होता है। तो इसीलिए सरकारी नौकरी करने वाले लोग सरकार का विरोध कर रहे थे। तो सरकार काफ़ी डरा सहमा अपने आप को महसूस कर रही थी। सरकार भी सोच रही थी कि कैसे देश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाया जाए। तब सरकार को किसी ने सजेशन दिया कि क्यों ना हम लोग हर्षद मेहता से राय विचार करें। यह राय विचार मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को अच्छा लगा। फट प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया हर्षद मेहता को। हर्षद मेहता अपने भाई के साथ दिल्ली पहुंच गए। वहां उनकी चर्चा मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव से हुई। उन्होंने हर्षद मेहता से रिक्वेस्ट किया कि देश के लिए थोड़ा आप सरकार का भी हेल्प करें। हर्षद मेहता बिल्कुल तैयार हो गए, बोले मैं सरकार का हेल्प करूंगा। सरकार बोली कि इस शेयर में आप इन्वेस्ट करिए, अगर इस शेयर का ग्रोथ होता है तो इससे सरकार का ग्रोथ होगा। हर्षद मेहता प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का बात मानते हुए उस शेयर में इन्वेस्ट किया। सही में वो शेयर का ग्रोथ हो गया। धनतेरस का समय था, मार्केट में अच्छा खरीदारी हुआ, देश को बहुत फायदा हुआ। सरकार के में और हर्षद मेहता में दोस्ती हो गई। सरकार का बात हर्षद मेहता भी मानते थे, हर्षद मेहता की बात सरकार भी मानती थी। यह सिलसिला लंबा चलता रहा। लेकिन दोस्तों एक दिन हुआ क्या, इन सारी बातों का मूल्यांकन टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार सुचेता दलाल कर रही थी। जब सुचेता दलाल को किसी तरह का सबूत मिल गया तो वो इन सारी बातों को अपने पत्रकारिता में एक्सपोज कर दी। दोस्तों पहले ज़माना में न्यूज़ का महत्व हुआ करता था। आज के ज़माना में तो न्यूज़ का कोई महत्व रहा नहीं। एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत बड़े न्यूज़ चैनल के, उनकी हमारी फ़ोन पर बात हो रही थी। मैंने उनसे बोला कि सर बिहार में शिक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर आप क्यों नहीं न्यूज़ दिखाते हैं टीवी में? तो वो बोले अरुण जी कोई फ़ायदा नहीं है, हम थक चुके हैं। अब लोग को भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सरकार को भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और न्यूज़ हम दिखाएं तो दिखाएं किसके खिलाफ? बीजेपी बोलती है कि मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे, और आरजेडी बोलती है कि मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे। तो मिला जुला के तो सरकार एक ही बचा, विपक्ष तो बिहार में बचा नहीं। तो हम न्यूज़ दिखाएं तो दिखाएं किसके खिलाफ? अगर नीतीश के खिलाफ दिखाते हैं फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष तक कोई है नहीं।
क्योंकि बीजेपी वाला भी मिल जाती है नीतीश में और आरजेडी भी बोलता है कि नीतीश कुमार अच्छे हैं, तो हम न्यूज़ किसके खिलाफ दिखाएं? तो ये सब न्यूज़ दिखाने से कोई फायदा होता नहीं है। तो लेकिन दोस्तों उस समय ऐसा नहीं था, उस समय न्यूज़ का महत्व हुआ करता था। जैसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा, देश में तहलका मच गया, क्योंकि उस समय मीडिया का अहमियत भी लोग जानते थे, मीडिया का इज्जत भी था, और उस समय के मीडिया ईमानदार भी हुआ करते थे। उस समय के मीडिया जो होते थे ना, साबूत के तौर पर अपने कलम चलाते थे, और आजकल के मीडिया जो है ना, साबूत के तौर पर नहीं, अपने आगे पीछे देखते हुए, आमदनी को देखते हुए कलम चलाते हैं। तो उस समय न्यूज का महत्व था, काफ़ी तेजी से ये न्यूज फैला। अब और न्यूज फैलते ही इंडिया गवर्नमेंट कटघरे में आ गई, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट का भी हेल्प कर चुके थे हर्षद मेहता। दोस्तों न्यूज जैसे आग में घी डालते हैं ना, जिस तरह से आग का ज्वाला उठता है, उस तरह से यह न्यूज भारत देश में फैला। न्यूज के फैलते ही हर्षद मेहता के ऊपर जांच होने लगी। जांच के क्रम में हर्षद मेहता काफी टेंशन में आ गए। अब जानने वाली बात यह है कि सुचेता दलाल हर्षद मेहता के बारे में न्यूज लिखी थी क्या? दोस्तों न्यूज यह था कि हर्षद मेहता काम कैसे करते थे। हर्षद मेहता 15 दिनों के लिए बैंक से लोन लेते थे और उसी पैसे को इन्वेस्ट करके कमाते थे, और सूद मूड के साथ 16वां दिन बैंक को हर्षद मेहता पैसे वापस कर देते थे। दोस्तों कोई भी बैंक 15 दिन के लिए किसी को लोन नहीं दे सकती है। लोन का अपना एक रूल रेगुलेशन होता है, बैंक का भी अपना रूल रेगुलेशन होता है। बैंक भी रूल से चलती है, अब बैंक में काम करने वाले भी रूल से चलते हैं। यह रूल के खिलाफ था। 15 दिन लोन देना किसी को अलाउ नहीं है रूल के अनुसार। लेकिन बैंक ऐसा क्यों करती थी? क्योंकि बैंक को भी मोटा कमाई हो जाता था, और यह काम कराते थे कुछ बिचौलिए लोग, जो कि कुछ कमीशन खाते थे बैंक से और कुछ कमीशन खाते थे हर्षद मेहता से, और वो शॉर्ट टर्म के लिए 15 दिनों के लिए लोन दिला देते थे। और हर्षद मेहता इतने ईमानदार थे कि उन 16वां दिन जो भी लोन लेते थे सूद मूड के साथ बैंक को वापस कर देते थे। तो दोनों में दोस्ती काफ़ी घाना हो गया था, क्योंकि बैंक को भी कोई घाटा नहीं था। 15 दिन के लिए देता था, 16वां दिन उसको सूद मूड के साथ मिल जाता था। यह सिलसिला बहुत सालों से चला आ रहा था। तब बैंक को भी हर्षद मेहता पर भरोसा हो गया था, तब बैंक भी देने से कनमनाती नहीं थी। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज वायरल होते ही हर्षद मेहता का जो शेयर जो ग्रोथ करता था, वो कुछ शेयर में उनको घाटा आने लगा, जिसके कारण हर्षद मेहता 16वां दिन बहुत सारे बैंक को पैसे नहीं चुका पाए, जिसके कारण बैंक में भी किड़किड़ी होने लगी। क्योंकि बैंक भी जो पैसे देती थी वो अपने घर से तो नहीं देती थी, वो भी तो पैसे किसी कस्टमर के भी हुआ करते थे। कस्टमर लोग बैंक पर चढ़ाई करने लगे पैसे के लिए, बैंक पैसे नहीं दे पा रही थी, जिसके कारण यह मैटर केस मुकदमा तक आ गया। बैंक का भी किरकिरी होने लगा, बैंक में बहुत सारे लोगों की नौकरी जाने की नौबत आने लगी, सरकार की भी किरकिरी होने लगी कि किसके दिशा निर्देश पर बैंक ऐसा कर रहा था, क्योंकि यह तो रूल के खिलाफ था। 15 दिनों के लिए किसी को पैसा देना अलाउ है नहीं। ये सब किरकिरी को देखते हुए टोटल 70 केस हर्षद मेहता के ऊपर दर्ज हुए। लेकिन सरकार के साथ उनकी दोस्ती होने के कारण और उनके एटीट्यूड अच्छा होने के कारण, काम करने के तरीके अच्छे होने के कारण और अच्छे पैसे कमा लेने के कारण
70 में से 69 केस छू मंतर में हर्षद मेहता के खत्म हो जाते थे, यानी कि 1 से 2 तारीख में खत्म हो जाते थे, क्योंकि कोई साबूता, कोई गवाह ही नहीं मिल पाता था हर्षद मेहता के खिलाफ। चुटकी भर में हर्षद मेहता केस जीत जाते थे। लेकिन एक ऐसा केस आया जिस केस में हर्षद मेहता को 5 साल का सजाए और उनको 25 लाख का जुर्माना सुनाया गया। इस केस में हर्षद मेहता जेल चले गए। जेल जाने के बाद हमेशा की तरह हर्षद मेहता फिर सरकार से गुहार लगाए कि हम आपका हेल्प किए थे, आप भी मेरा हेल्प करिए। अब पहले तो आप हेल्प किए आ रहे थे, जब आप 69 केसों में मेरा हेल्प किए थे, एक केस में और हेल्प करिए। लेकिन मीडिया के प्रभाव को देखते हुए, अब देश के मूवमेंट को देखते हुए कांग्रेस सरकार ने प्लान बनाया कि अब ज़्यादा दिन हर्षद मेहता से दोस्ती रखना उचित नहीं है, इससे हमारी सरकार के साख पर असर पड़ेगा। सरकार ने हर्षद मेहता के हेल्प करने से आनाकानी करने लगा, जबकि हर्षद मेहता सूद मूल के साथ सारा पैसा बैंक को रिटर्न करने के पक्ष में थे, क्योंकि वो इतना कमा लिए थे कि कुछ शेयर घाटा में जाने के बाद भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन सरकार अपने किरकिरी को देखते हुए, जनता के नज़र में अच्छा बनने के लिए हर्षद मेहता को जेल में ही रखना और जेल से ही छुट्टी कराना उचित समझा। हर्षद मेहता जेल चले गए। हर्षद मेहता जेल से जब आते थे तारीख पर, तो सरकार के खिलाफ भी बहुत तरह के आवाज़ें उठाई, जिसमें एक आवाज़ था कि हमने पीवी नरसिम्हा राव को चुनाव लड़ने के लिए 1 करोड़ रुपया दिया था, उनके सेक्रेटरी को आंध्रा में चुनाव लड़ने के लिए। यह न्यूज़ काफ़ी वायरल हुआ था और इस न्यूज़ से सरकार की काफ़ी किरकिरी भी हुई थी, जिससे कि पीवी नरसिम्हा राव सरकार और कांग्रेस हर्षद मेहता को अपना टारगेट बना ली थी। हर्षद मेहता के ऊपर काफ़ी गुस्सा हो गया था कांग्रेस सरकार, पीवी नरसिम्हा राव सरकार। इसी का खामियाजा यह हुआ कि एक दिन हर्षद मेहता जेल में बीमार पड़े। उनको पहले तो इलाज नहीं कराया गया, वो काफ़ी तड़पते रहे। अंत में पुलिस सोची कि काफ़ी ज़्यादा इसको दिक्कत है, ले जाया जाए हॉस्पिटल। तो पैदल उनको हॉस्पिटल तक ले जाया जा रहा था, पैदल। रास्ते में ही हर्षद मेहता दम तोड़ दिए। दोस्तों, यह कहानी एक सफल शेयर बाजार के मेंबर की है, जिन्होंने कि इस भारत देश को शेयर बाजार क्या होता है इसका गुण सिखाया। आज भारत देश में शेयर बाजार का जनक किसी को बोला जाएगा तो वो है हर्षद मेहता ही। आज अगर शेयर बाजार के क्षेत्र में जो भी विकास हुआ है उसमें सारा और सारा योगदान हर्षद मेहता का ही है। हर्षद मेहता के कारण ही शेयर बाजार के क्षेत्र में भारत का नाम विदेशों में फैला था। हर्षद मेहता के कारण ही भारत देश शेयर बाजार में इतनी लंबी ऊंचाइयों को छू पाई थी। लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण सरकार के द्वारा उनको निपटार दिया गया, जो कि कदापि उचित नहीं है। छोटी मोटी गलतियां होती रहती है। जो आदमी 100 में 99 सही काम किया है उसको एक छोटी गलती माफ किया जा सकता है। लेकिन सरकार अपने फायदे के लिए
हर्षद मेहता को ठिकाना लगाना ही उचित समझा, जो कि हर्षद मेहता के साथ काफ़ी गलत हुआ। इसी न्यूज को वायरल करने के लिए सरकार के द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार सुचेता दलाल को पुरस्कृत भी किया गया। आगे से शेयर बाजार में ऐसा कोई गलती नहीं हो, इसके निगरानी के लिए सेबी का निर्माण भी किया गया। लेकिन दोस्तों, यह तो कहानी एक सफल शेयर बाजार के लंबी ऊंचाइयों को छूने वाले व्यक्ति हर्षद मेहता की है। लेकिन इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? दोस्तों, हर्षद मेहता हो या किसी और का, कहानी सुनाने वाले आपको बहुत सारे पत्रकार मिलेंगे या बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन कोई भी पत्रकार लास्ट में ये नहीं बताते हैं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, इस कहानी से हम क्या सीखे। दोस्तों, इस कहानी से हम यह सीखे कि हमारे भारत देश में कानून नाम का कोई चीज नहीं है। अगर कोई बोलता है कि भारत एक संवैधानिक देश है तो वो गलत बोलता है। भारत एक संवैधानिक देश हो ही नहीं सकता, क्योंकि संविधान जो लिखे थे बाबा भीमराव अंबेडकर, उस संविधान को देश में लाया ही नहीं गया था, उस संविधान को जला कर राख कर दिया गया था। हमारा देश में वही संविधान से देश चल रहा है जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने इर्द गिर्द बैठे 10 लोगों के मदद से लिखे थे। असली संविधान तो अपने देश में है ही नहीं। अगर असली संविधान रहता तो आज देश का ऐसा हाल नहीं होता। जिस देश में इतनी सारी एजेंसियां हैं, NIA, CBI, तो क्या क्या फलना चिलना अपने देश में एजेंसियां भरी हुई है। वह देश यह पता नहीं लगा पाता कि सही में हर्षद मेहता 1 करोड़ दिए थे प्रधानमंत्री को या नहीं दिए थे। दोस्तों, इन बातों का आज तक कोई एजेंसियां पता नहीं लगा पाई, जो कि बात में दम था। या तो हर्षद मेहता झूठ होंगे या तो PV नरसिम्हा राव झूठ होंगे, कोई तो दोनों में झूठ है। यह बात जनता के सामने आनी चाहिए थी, लेकिन आज तक नहीं आ पाई। तो किस काम के अपने भारत देश में इतनी सारी एजेंसियां हैं? क्या जरूरी है NIA की, क्या जरूरी है CBI की? हमें तो कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। ये सब फालतू संस्थाएं हैं जो हमारे टैक्स के पैसे से चल रही है। इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन की बात है, मैं फील्ड में गया हुआ था। वहाँ पर एक 57 बटालियन का कुछ लिखा हुआ था, वहाँ बना हुआ था और उसमें बहुत सारे पुलिस वाले नज़र आ रहे थे। तो जगह जगह आप देखेंगे, हमारे घर के बगल में भी मदनपुर में भी है 57 बटालियन, फिर उधर आपको कुटुंबा साइड में है उधर 57 बटालियन, यानी कि बहुत जगह जगह भर दिया गया। मैंने एक 57 बटालियन मेरे सामने चाय पी रहा था, मैंने उससे पूछा, मैं भी चाय पी रहा था, कि आप लोग का काम क्या है? तो वो बोल रहा है कि हम लोग का काम है माओवादियों को ख़त्म करना। हम बोले माओवादी कौन होता है? तो बोला माओवादी वो होता है जो जंगल में रहता है। हमने बोला वो बनता क्यों है? तो बोलता है ये सब तो हम नहीं जानते हैं बनता क्यों है, कैसे क्या है, बस हमको ऑर्डर दिया है कि मारना है तो मार देना है। हम बोले वाह, बहुत अच्छा आपको ऑर्डर दिया गया है। दखा खारिज के लिए, एक ज़मीन के दखा खारिज के लिए 4 से 6 हज़ार रुपया घूस दिया जा रहा है। खुलेआम इन बातों की जानकारी जिला पदाधिकारी, SP, DSP, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबको होती है। वहाँ आप ख़त्म करिए ना, सबसे बड़ा माओवादी तो वो है। तो बोलता है सर आप बहुत सही बात बोल रहे हैं। हम बोले एक बेचारा मजबूर आदमी जिसको कि कहीं न्याय नहीं मिला, न्याय के लिए माओवादी बना, जंगल जंगल घूर रहा है, उसको आप ख़त्म किए जा रहे हैं।
जो कि एक बहुत ईमानदार आदमी है, और आप बोल रहे हैं कि हमारा निर्माण हुआ है माओवादियों को ख़त्म करने के लिए। किसको आप ख़त्म कर रहे हैं? हमने बोला कि आप किसको ख़त्म कर रहे हैं, वहाँ जाके ख़त्म करिए ना। थाना में खुलेआम घूस लिया जा रहा है, एसपी से लेकर डीएसपी तक घूस ले रहा है, आप उसको ख़त्म करिए ना। आप ख़त्म किसको कर रहे हैं? तो बोल रहा है सर आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन आप जो हमें बता रहे हैं इन बातों को बड़े पदाधिकारी के लोगों को सोचना चाहिए। हम बोले कि आप कभी ये सोचे हैं कि फूलन देवी क्यों बनी? कभी सोचे हैं इसके बारे में? संदीप यादव क्यों बने? विनय यादव क्यों बने, जो कि हेडमास्टर के बेटा हैं, डबल एमए पढ़े हुए हैं, वो विनय यादव क्यों बने? कभी इसके बारे में आपने सोचा है? लॉरेंस बिश्नोई क्यों बने? अमन साहू क्यों बने, जो कि इंजीनियर हैं? इसके बारे में आपने सोचा है? एक बेचारा किसी व्यापारी से, जो व्यापारी को खुद गलत तरीके से कमाया है, कुछ पैसे मांग लिया तो वो गलत हो गया। अब आप बैच लगा के, जो बैच का अहमियत होता है, उस बैच लगा करके खुलेआम घूस ले रहे हैं। तो बोला आपके पास साबूत? हम बोले मेरे पास लाखों साबूत है। तो बोला कि आप पेश करिए। हम बोले किसको पेश करें, बताइए, उसको हम पेश करते हैं। कोई सही संस्था होनी चाहिए ना, एनआईए को पेश करें, जो कि आएगा सिन्हा कॉलेज में औरंगाबाद और घूस लेके चला जाएगा, बोलेगा कुछ नहीं मिला उसको। तो बोलता है कि सीबीआई को। हम बोले सीबीआई को? जो सीबीआई आज तक ये पता नहीं लगा पाई, गुलशन कुमार को न्याय नहीं दिला पाई, उसको बोल रहे हैं आप? तो सर आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम बोले देखिए आप लोग इस जगह जगह जंगल में जो खोल के रखे हैं ना, इसको बंद करिए। अगर ख़त्म ही करना है आप लोग, तो पुलिस डिपार्टमेंट को ख़त्म करिए, भूमि डिपार्टमेंट को ख़त्म करिए। प्रॉब्लम का जड़ ये सब डिपार्टमेंट है, कोई माओवादी नहीं है, कोई लॉरेंस नहीं है, कोई अमन साहू नहीं है, कोई विनय यादव नहीं है, कोई संदीप सिंह नहीं है। संदीप सिंह का कहानी आप सुने हैं? नहीं ना सुने हैं? सुन लीजिएगा ना, तो आप अभी खड़े खड़े मर जाइएगा। जो ये आप AK-47 ले करके आप वर्दी पहन के जो चाय पी ले रहे हैं ना, खड़े खड़े मर जाइएगा। तो बोला सर बात तो सही आप बोल रहे हैं। तो दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि अपने देश में संविधान है ही नहीं। अपना देश एक संवैधानिक देश हो ही नहीं सकता। अगर संवैधानिक देश रहता तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे समझदार आदमी नीतीश कुमार जैसे गंदे आदमी के साथ सरकार नहीं चलाते, जो बिहार को बर्बाद कर दिए हैं। बिहार के कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था उसको ताप गए हैं। इससे करोड़ों गुना अच्छा था लालू यादव का कानून व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था। नहीं खुलता था स्कूल, 2-2 साल में सैलरी मिलता था, लेकिन कोई माओवादी लोग, कोई अनपढ़ गंवार लोग मास्टर तो नहीं न बनते थे, नहीं होता था पढ़ाई। हम लोग ट्यूशन पढ़ के ही पास हो जाते थे, लेकिन आज से ज़्यादा नंबर लाते थे। लेकिन शान का जिंदगी जीते थे। अगर न्याय नहीं मिलता था तो हम लोग माओवादी बन के बदला ले लेते थे। शान का जिंदगी जीते थे हम लोग लालू के समय में। नीतीश के सरकार जैसा तड़प तड़प के तो जिंदगी नहीं न जीते थे। तो दोस्तों कानून व्यवस्था अपने देश में मर चुका है। अगर कानून व्यवस्था रहता तो आज नरेंद्र मोदी जैसा समझदार आदमी, नीतीश जैसे आदमी के साथ सरकार नहीं चलाते, वो अपने दम पर मुख्यमंत्री बनाते। योगी जैसा आदमी को मुख्यमंत्री बना के यूपी जैसा
बिहार को भी सुधार देते। दोस्तों, यूपी का इतना बुरा हाल हुआ करता था पुराने ज़माने में। आप लोग को तो मालूम होगा, मेरा झांसी में बहुत सारा पॉलिसी है। झांसी में मैं जब गया था तो मैंने किसी सब्जी बेचने वाले से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्यों सब्जी बेचते हो? तो हम लोग कोयरी हैं, हम लोग को 2 जात के लोग गांव से भगा दिए हैं, गांव में रहने नहीं देते, इसीलिए यहाँ सब्जी बेचते हैं। जात का तो नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि हर जात में अच्छे खराब लोग होते हैं। अब यूपी का ऐसा स्थिति है कि वो लोग बोलते हैं कि हम लोग गए ना तो वो लोग खुद अपने मन से मेरा घर द्वार जगह ज़मीन दे दिए, बोले कि तुम थाना पुलिस में मत जाना, ले लो सब। यानी कि क्या चेंज हुआ? सिर्फ सरकार चेंज हुआ और देखिए कानून व्यवस्था क्या होगा। पुलिस वही है, लेकिन जो पुलिस पहले कुछ नहीं कर पाती थी अब बहुत कुछ क्यों कर लेती है? क्योंकि सरकार चेंज हुआ। तो अगर मोदी जी अच्छे रहते तो बिहार में भी योगी जैसा मुख्यमंत्री देते, क्योंकि योगी जैसा मुख्यमंत्री की अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बिहार को। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिला कि कानून व्यवस्था है ही नहीं, संविधान होता ही नहीं अपने देश में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसीलिए आपको अपने आप को खुद संभालना है, खुद आपको अपनी ज़िंदगी जीना है, किसी संस्था के बदौलत नहीं रहना है। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैं आशा रखता हूँ कि इस हर्षद मेहता को कहानी को मैंने अच्छी तरह से पेश किया हो और आपको इनकी कहानी सुन करके अपने ज़िंदगी में भी अमल करने की ज़रूरत महसूस हो रही हो। अगर हर्षद मेहता की कहानी से आप नहीं सीखते हैं तो आपके साथ भी कभी भी कोई सरकार अनहोनी कर सकती है। चलिए दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, अदा।